नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार और फ्यूचर नीति के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉलिटिकल संबंधित एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो क्या है? भारतीय संविधान के संघात्मक गुण। संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था मैं आपको इससे पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो क्लास है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है अगर आपने पिछली क्लास में यानी प्रीवियस जो क्लासें हैं वो आपने देखी होगी। इसे अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं इसलिए छोटा से एक सेकंड का समय, मतलब 1 मिनट का समय लेके बता देता हूँ संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। संविधान 2 तरह का होता है, एक होता है संघात्मक और एक होता है एकात्मक। संघात्मक का अर्थ है यानी जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया जाए, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाए। एकात्मक व्यवस्था वो होती है जहाँ पर केवल एक का शासन हो, जैसे कि ब्रिटेन में एक ही शासन होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर प्रांतों में शक्तियाँ बढ़ जाती है। तो संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है, एक एकात्मक व्यवस्था और एक संघात्मक व्यवस्था। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था के गुण क्या है? संघात्मक व्यवस्था को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, इनके जो गुण हैं उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा दोहरी राज पद्धति या दोहरी राज व्यवस्था। ये क्या चीज़ होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको संघात्मक गुण पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए संघात्मक गुण में दोहरी राज पद्धति या दोहरी राज व्यवस्था भारत का एक हिस्सा है, भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि केंद्र को ही हम राष्ट्र बोल देते हैं, ठीक। केंद्र सरकार या राष्ट्र सरकार और साथ में प्रांत या राज्य, ठीक है। केंद्र सरकार या प्रांत, राज्य, ठीक है। प्रांत जो भारत में राज्य बोलते हैं। जब भारत 1947 से पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, उस समय हम क्या बोलते थे? प्रांत। आजकल कुछ देशों में अब भी प्रांत बोला जाता है, ठीक है। तो जो प्रांत है, ठीक है, राष्ट्र, यानी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य शक्तियों का बंटवारा। यानी यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोला गया है? यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला गया है कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार और प्रांत सरकार के मध्य जब शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे दोहरी राज व्यवस्था है। जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार और प्रांत सरकार दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दोहरी राज व्यवस्था। एक केंद्र की राज व्यवस्था है, एक प्रांत की राज व्यवस्था है, यानी 2 राज व्यवस्था है। इसीलिए मैंने अब यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि दोहरी राज पद्धति या दोहरी राज व्यवस्था, यानी राज करने की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में वो 2 तरह की है, सेंट्रल और स्टेट, दोनों की अपनी अपनी है। ये संघात्मकता एक गुण है। क्यों गुण है? क्योंकि एकात्मक में तो एक ही राष्ट्र बनेगा, एक ही प्रधान बनेगा। यहाँ पे प्रधान एक है लेकिन शासन 2 है, एक केंद्र का राजा है और एक प्रांत का राजा है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में सिर्फ एक ही होता है, जैसे कि ब्रिटेन में सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री। आपने सुना कि ब्रिटेन में किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का कोई राज्यपाल भी है या फिर कोई मुख्यमंत्री है? तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। तो ये एक गुण है। इसका दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है कि संघ व राज्यों का संप्रभु होना। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये जो संप्रभु शब्द है ये क्या है? दोस्तों, संप्रभु शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे कि 1947 से पहले क्या भारत की स्थिति संप्रभु थी? तो बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत जो था वो एक ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन का एक उपनिवेश देश था। यहाँ पर कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते थे भारतीय जो ब्रिटेन की इजाज़त के बिना हो। क्या अब जहाँ कोई भी देश, भारत को ही ले लो आप, मैं जब भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ, तो क्या भारत संप्रभु है? तो हाँ, बिल्कुल भारत एक संप्रभु है। संप्रभु का अर्थ क्या है? कि कोई भी देश, यानी जैसे भारत संप्रभु है तो भारत अपने देश के कोई भी फैसला लेने के लिए किसी भी देश से परमिशन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भारत संप्रभु है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति संप्रभु है, हाँ बिल्कुल कोई भी व्यक्ति संप्रभु है क्योंकि व्यक्तियों को मौलिक अधिकार है। तो ऐसे ही संघ और राज्य दोनों सरकारें संप्रभु हैं।
अपने अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य करने के लिए संप्रभु है, वे कुछ भी कार्य कर सकते हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। जैसे कि केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के अपने अपने विषय हैं। जैसे केंद्र सरकार के पास क्या है 98 सब्जेक्ट और इसके पास है 59, यानी 98 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 98 कार्य, 98 सब्जेक्ट कह लो या विषय कह लो, या 98 कोई भी ऐसे कार्य हैं भारत के अंदर जिन पे कानून बनाने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। 59 यानी 59 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि केंद्र सरकार, आपने अभी भी सुना होगा कि 500 के नोट, ठीक है, 500 के नोट बंद हो गए थे, फिर 1000 के नोट बंद हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या था 2000 का नोट आया था, 1000 का नोट बंद हो गया था और 500 का पुराना नोट बंद करके दूसरा नोट दिया। ये किसने दिया? तो आप बोलोगे क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक जीएसटी आई है, या जीएसटी एक अलग चीज़ है क्योंकि इसमें स्टेट की परमिशन लिया थी, इसलिए मैं जीएसटी एग्जाम्पल में नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, नोटबंदी, अभी अभी हाल ही में एक नरेंद्र मोदी जी ने एक सूचना और दी थी कि जो भारत के नोट हैं, भारत की जो करेंसी है, उसका 2000 का नोट बंद कर दिया। क्या ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो विषय है ये किसका है? ये केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी नोट को बंद कर सकती है, कोई भी नया नोट निकाल सकती है, सिक्के जारी कर सकती है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी नोट बड़े से निकाल सकती है। 2000 का नोट अगर गवर्नमेंट चाहे तो 10,000 का नोट भी बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ऐसे ही दूरसंचार हो गया, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी 5G आया है, ठीक है, 5G ये किसका सब्जेक्ट है? क्या स्टेट गवर्नमेंट 5G ला सकती है? नहीं, चाहे 5G हो, 4G हो, या लास्ट आने वाले समय में 6G आए, इसकी जो परमिशन है वो केंद्र सरकार ही देगी, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं देगी। तो ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, 98 विषय हैं जो केंद्र सरकार के हैं, कुछ विषय ऐसे हैं 59 जो राज्य सरकार के हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक है पुलिस। जब पुलिस में कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, कोई भी वैकेंसीज निकलती है, तो क्या उसकी सरकार, मान लो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आने वाली है और बिहार गवर्नमेंट की आ गई है, तो क्या जो किसी भी स्टेट की जो पुलिस की वैकेंसी निकलती है, क्या केंद्र सरकार निकालती है? नहीं, दिल्ली पुलिस की निकाल देती है, ये बात है, लेकिन दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जबकि राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य की जो पुलिस है वो राज्य के ही अंतर्गत आएगी। तो 59 में से एक विषय पुलिस भी है। तो ऐसे ये कंप्लीट हो गया संघ व राज्य का संप्रभु होना। यार आप समझ चुके हो कि केंद्र सरकार के अपने सब्जेक्ट हैं, राज्य सरकार के अपने सब्जेक्ट हैं, दोनों ही अपने सब्जेक्टों में संप्रभु हैं, यानी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों इस चीज़ को नोट कीजिए 5 सेकंड के लिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बोर्ड से हट रहा हूँ। आई होप दोस्तों आप सबने नोट डाउन किया होगा। इसके 5 पॉइंट हैं, 5 में से 2 मैं पढ़ा चुका हूँ, और तीसरा है हमारा लिखित संविधान, यानी भारतीय संविधान के जो संघात्मक गुण हैं उनमें से एक है क्या? लिखित संविधान। लिखित संविधान अगर बात की जाए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में आपको पता ही होगा कि कितने सारे अनुच्छेद हैं, कितने सारे भाग हैं, यानी भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन सबसे बड़ा, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान अगर पूछा जाए तो हमें याद देना आंसर कि लिखित संविधान सबसे बड़ा हमारा ही है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका है, तो आपको आंसर देना होगा यूएसए। ठीक, यानी यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका ही कह देते हैं सीधा, इसका जो संविधान है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। जब ये आज़ाद हुआ था तो इन्होंने अपना जो संविधान बनाया वो लिखित संविधान बनाया, और विश्व को सबसे पहला लिखित संविधान दिया। यूएसए में केवल
7 अनुच्छेद आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, जैसे मैंने बोला कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो एक होती है हमारी, हम 2 भागों में बांटेंगे संविधान को। कैसे? एक है हमारा पूर्व या कह दो मूल संविधान, और एक हमारा होगा क्या, वर्तमान, यानी जो वर्तमान की स्थिति है, यानी वर्तमान का जो संविधान है। जब मूल संविधान या पूर्व संविधान हम किसे कहेंगे, यानी जब 26 जनवरी 1950, जब 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना एक संविधान लिखकर तैयार किया और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब भारतीय संविधान में है क्या क्या था। तो बात की जाए तो वर्तमान समय तो यहाँ पे मूल संविधान में क्या क्या था, अनुच्छेद ये कितने थे, 395, आप सभी जानते हैं। और जो हमारी अनुसूचियाँ थी ये कितनी थी, हमारी जो अनुसूचियाँ थी वे थी 8। और जो हमारे संविधान संशोधन कितने थे, तो संविधान संशोधन थे 0। क्यों थे? क्योंकि हमने कहा मूल संविधान यानी संविधान लागू हो रहा है। संविधान संशोधन किसे कहते हैं, संविधान में जब हम कुछ संशोधन कर रहे हैं, जब हमने संविधान दिया है तो उसमें संशोधन का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। संशोधन तो हम बाद में करेंगे, जो इसके बाद जो भी होगा वो संविधान संशोधन होगा, यानी जो भी चेंजेस होगा जो हम CAA बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। भाग, हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो वर्तमान समय में अगर अनुच्छेद देखे जाए तो उनकी संख्या 470 प्लस, यानी 470 से ज़्यादा है। अगर बात की जाए भाग की, तो भाग है 25 भाग, यानी 25 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे। इसलिए जो मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाली थी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, उसमें कंप्लीट भाग है, यानी उसमें मैंने 22 नहीं पूरे 25 भाग पढ़ाए हुए हैं, उनको बताया है, उनको कंप्लीट रूप से डिस्क्राइब किया है कि उसके अंदर है क्या क्या चीज़। उसके बाद है अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान इस समय 12 अनुसूचियाँ रखता है। और संविधान संशोधन यानी CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं, ये कितने हैं, 105। यानी 1950 के बाद अब तक हम संविधान में 105 बार चेंज कर चुके हैं, यानी 105 संविधान संशोधन कर चुके हैं, संविधान में कुछ बदलाव कर चुके हैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए। और ये पूर्ण रूप से लीगल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा संविधान का एक भाग है, भाग 20, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 368, 368। ये पूर्ण रूप से अधिकार देता है एक प्रोसेस के तहत कि आप संविधान में चेंजेस कर सकते हो। जब संविधान संशोधन की बात की जाएगी, यानी जब आर्टिकल 368 में पढ़ाऊंगा संविधान संशोधन या संविधान का भाग 20, इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, संविधान जो का जो भाग 20 है इसमें केवल एक ही आर्टिकल है 368, यानी 368, जो संविधान संशोधन करता है। तो इसका ये कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनेगी उस पर। तो दोस्तों ये थे हमारे वर्तमान और मूल संविधान। इसमें थोड़ा सा, या आप एक काम करना नोट डाउन कर लेना, इसके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या तो सब पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे अब जा, तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे कि 1951, इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट CAA, यानी 1951 में भारत के संविधान में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ। 1951 में पहला संविधान संशोधन। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1951 की, तो आप समझ सकते हैं 1951 बहुत ही मतलब पहले का समय है। 1947 के बाद 1951 कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, यानी भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ये संशोधन किया था। क्यों किया था? क्योंकि लैंड रिफॉर्म से संबंधित कुछ केसेस थे जो हमारे संविधान में इसका हिस्सा छूट गया था। जैसे कि भारत के जो किसान थे वे क्या कह रहे थे, वे बोल रहे थे कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए थी ज़मींदारों से। हमें अपनी खुद की खेती चाहिए जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी खेती कर सके, अपनी फसल का कोई दाम रख सके, जो चाहे वो बो सके, कुछ भी कर सके, लेकिन ज़मींदार की अपनी खेती देने को तैयार नहीं थे। तो इसीलिए संविधान ने एक संशोधन किया 1951 में,
और उसमें मौलिक अधिकारों के कुछ चीज़ों को रोक दिया और कहा गया कि जो लैंड रिफॉर्म थे यानी जो जमींदारी उन्मूलन के केसेस थे उसमें कहा कि किसानों को अधिकार दिए जाएंगे और किसानों को भी अपनी खुद की एक ज़मीन दी जाएगी। तो ये 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था और उसके बाद मैं बता चुका हूँ अब तक जो टोटल है, यहाँ मैंने वैसे लिखवा भी दिया है, 105 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। जीएसटी भी इनमें से एक है। अब एक चीज़ रह गई हमारी, बोर्ड में साफ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या चीज़ है? मैंने आपको क्या बताया कि संविधान में कितने थे? संविधान में 22 भाग थे, अब कितने हैं? अब 105 भाग हैं। तो अब ये बात आती है कि 105 क्या नाम है, संविधान में 100 पहले मूल संविधान में 22 भाग थे, अब 25 भाग है। हमारा एक भाग आपने देखा होगा 9A, एक है 9B। एक में हमने इसमें सहकारी समितियां हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसमें सहकारी समितियां हैं। और इसमें क्या है, इसमें हमारा जो एक है नगर पंचायत और एक है जो मतलब जो जिला परिषद होती है, ठीक है, एक होती है पंचायती राज और एक होती है नगर पालिका। जो हमने संविधान का क्या था, भाग 9 था, हमने उसमें क्या काम किया, हमने संविधान संशोधन किया, ठीक है। 1992 से 93 में यहाँ पे एक संशोधन किया गया था जिसमें हमने संविधान का भाग 9A जोड़ दिया और हमने नगर पालिकाओं को एक लीगल राइट दे दिया कि नगर पालिकाओं के अंदर जो आपके जो सभासद चुने जाते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जैसे पंचायतों में आपका जिला नगर पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है, वो भी यहीं से चुने जाते हैं, लेकिन उसके लिए संविधान का भाग 9 था। अब हमने क्या काम किया, 1992 से 93 में एक संविधान संशोधन किया और यहाँ पर जोड़ दिया, और अब जो नगर पालिका है वो एक लीगल राइट है, एक खुद का कानून है। यह सहकारी समितियाँ, यानी जब हम किसी भी सरकारी समितियों की एक सहायता के लिए हम सरकारी जो मतलब एक समिति बनाते हैं जिसे हम सहकारी समिति कहते हैं, उसके भाग है संविधान का भाग 9B। एक है हमारा क्या, 14A, ठीक, एक है 14A और एक हाँ इस समय सबसे पहला एक जो भाग है वो रह गया, कौन सा है, 4A, संविधान का 4A, जिसमें आपने देखा होगा केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। इसमें हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, मौलिक अधिकार तो है, साथ में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, यानी जैसे कि राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, इस तरह के 10 थे। लेकिन एक इंदिरा गांधी जी ने बढ़ा दिया था और 1976 में हमने क्या काम किया था, यहाँ पे कंप्लीट 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हमने देश को दिए कि ऐसे 11 कर्तव्य होने चाहिए जो देश के हर एक व्यक्ति को करने चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। तो ये लिखित संविधान कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट डाउन कर लेना, मैं साइड हट रहा हूँ 5 सेकंड के लिए। ये नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 4, भारतीय शक्तियों का विभाजन। यानी शक्तियों का विभाजन से हमारा अर्थ है, मैंने आपको बताया था जब संघातन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण गुण तो यही है जो संघातन व्यवस्था को दर्शाता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का जब बंटवारा किया जाए, शक्तियों को समझाया जाए, दोनों की शक्तियाँ अलग अलग की जाए, तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है। जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और एक होती है हमारी संवर्ती सूची, ये 3 तरह की सूची होती है। संघ सूची यानी आप नाम से देख ही रहोगे, संघ मतलब सेंट्रल, यहाँ पे यानी जो विषय जिस पे अधिकार हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहाँ पे नियम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं संघ सूची। जो ऐसे सब्जेक्ट यानी ऐसे विषय, ऐसे कार्य है जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य का हो, उसे बोलते हैं हम राज्य सूची। लेकिन यह संवर्ती सूची, संवर्ती सूची कौन सी होती है, संवर्ती सूची में वे विषय रखे गए, वे सब्जेक्ट, वे कार्य रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। यानी संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं अपने आप में। लेकिन अब बात यह आती है कि संघ ने भी अपना कानून बनाया
और राज्य ने भी कानून बनाया। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि एक कानून बनाया योगी जी ने, ठीक है, इसके सब्जेक्ट पे जो इसका कार्य यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कार्य रखे गए उस कार्य पर एक तो कार्य बना, एक नियम बना दिया योगी जी ने और एक नियम बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कह सकते हैं हम, एक बना दिया विधानसभा ने और एक बनाया विधानसभा ने और एक बनाया विधानमंडल ने, ठीक है, यानी एक स्टेट ने और एक सेंट्रल ने। दोनों के जो कानून है वो बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो कानून किसका मानने जाएगा? कानून माना जाएगा संघ सूची का, क्योंकि संघ शक्तिशाली है, ठीक है। क्योंकि संघ सूची जो नियम बनाएगी समवर्ती सूची को लेकर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम बनाएगी समवर्ती सूची पर, वो बनाएगी संसद, और संसद पूरे देश का फैसला लेती है। इसलिए संसद का फैसला समवर्ती सूची में कोई भी अगर ऐसा नियम आएगा तो राज्य सूची में इतनी क्षमता नहीं है कि संसद के किसी फैसले को खारिज कर सके। इसलिए समवर्ती सूची पर संघ भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जो पावर होगी अगर दोनों ही कानून बनाने लग जाए तो वैलिड होगा जो क्या नाम है हमारा संघ बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट की। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको नॉर्मल ये बता दूं, वर्तमान समय में 98 ऐसे विषय, 98 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है। 59 यानी 59 विषय ऐसे हैं जिस पे नियम बनाने का अधिकार राज्य को है, और 52 सब्जेक्ट ऐसे रखे गए हैं, 52 कार्य ऐसे रखे गए हैं जिस पे नियम बनाने का, कार्य करने का अधिकार या कोई भी चेंजेस करने का अधिकार समवर्ती सूची यानी दोनों को है, यानी संघ को भी है और राज्य को भी है। ऐसे ये मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 97 कार्य ऐसे थे जिसमें संघ सूची को अधिकार था। 66 विषय यानी 66 ऐसे कार्य थे जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को था, और 47 यानी 47 विषय ऐसे भी थे जिनमें दोनों का अधिकार था कि कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूछा जाएगा कि बताइए, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि संघ सूची में वर्तमान समय में अंतिम प्रवृत्ति क्या है। एक ये शब्द दिखाई देगा आपको, ठीक, अंतिम प्रवृत्ति क्या है यानी अंतिम प्रविष्टि क्या है, कुछ इस तरीके से करके पूछ लिया जाएगा। अंतिम प्रविष्टि का अर्थ क्या है? क्योंकि जो 98 विषय यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब जा पहले 97 विषय थे, जब हमने 1 2 3 4 5 6 7 करके इस तरीके से 97 तक आ गए। लेकिन अब पूछा ही जाएगा क्या 98 नंबर भी है? जो संघ सूची की जिसमें सारे के सारे विषय लिखे गए हैं उसमें कोई 98 नंबर भी है यानी 98 नंबर भी है? नहीं है। क्यों? जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने आपको क्या बताया कि संविधान के कितने भाग हैं? संविधान के 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान समय में कितने? 25 हो रहे हैं। जैसे कि संविधान का भाग 9A जोड़ दिया, ठीक है, 9B जोड़ दिया, 14A जोड़ दिया, या फिर मान लो 4A जोड़ दिया। तो ये क्या है, हमने AB करके जोड़े, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए संविधान का अंतिम भाग को, तो हम क्या लिखेंगे? 22 के बाद 23वां नंबर है ही नहीं, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वर्तमान समय में 25 भाग हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो क्या नाम है हमारी वर्तमान सूची है संघ सूची की, उसमें जो अंतिम संख्या है वो है 97। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में कितने हैं, तो 98 यानी 98। और अगर पूछ लिया जाए कि अंतिम प्रविष्टि क्या है यानी अंतिम अंक कौन सा है, ठीक है, जो भी हमारी संघ सूची है उसमें अंतिम अंक कौन सा है, तो आपको 97 ही लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 66 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर 47 लगाने पड़ेंगे। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। एक आध में छोटा मोटा सा एक एग्जांपल देता, जैसे कि संघ सूची मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वैसे तो मैं, कि संघ सूची में जैसे रुपया होता है, GST का कानून होता है, और राज्य सूची में केंद्र स्टेट की पुलिस हो जाती है, समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाती है, साफ सफाई आ जाती है। तो ये क्या थे, ये दोनों के कार्य हैं। हमारा 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, बस 1 पॉइंट बचा है, आप इतना इसको नोट कीजिए। एक लास्ट पॉइंट हमारा बच रहा है, पॉइंट 5, जिसे हम डिस्कस करेंगे कठोर संविधान, यानी भारत का संविधान कहाँ पे कठोर है, कहाँ पर लचीला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं संघात्मक गुण की, तो संघात्मक गुण में एक गुण ये भी है, कठोर संविधान। भारत का संविधान बहुत कठोर है, कुछ जगह कठोर नहीं है। जैसे कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, जब मैं आपको आर्टिकल 368 या संविधान का भाग 20, इसी के अंदर एक ही आर्टिकल है 368, आर्टिकल 368
संविधान में जितने भी चेंजेस किए गए हैं आज तक 105 चेंजेस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आर्टिकल 368 के अनुसार ही हुए हैं, जिसे हम CAA बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान जब किया जाए, संशोधन किया जाए, तो उसमें कई तरह के संशोधन होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से संशोधन हो जा सकता है, एक विशेष मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो जब अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं GST, सबसे डिफ़िकल्ट जो किसी भी गवर्नमेंट को चेंजेस करना होता है तो वो यही चेंजेस किया जाता है। जैसे कि GST का एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये सबसे खास बहुमत है, सबसे ताकत लगती है इसके लिए, सबसे हाईएस्ट पावर होनी चाहिए किसी भी सरकार की सत्ता में, तब जाकर कुछ इस तरह का कानून बनता है। जैसे कि GST क्या है, GST का नियम क्या था, GST का नियम क्या था कि एक तो पहले लोकसभा में, ठीक है, एक राज्यसभा में, यहाँ से पास होने के बाद जो इसका अपना प्रोसेस है संसद का वो तो होता ही है, राष्ट्रपति सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, लेकिन साथ में 50+ यानी 50+ राज्य भारत के अंदर ऐसे होने चाहिए थे जो अपने विधान परिषद से पास करा के दे कि हाँ ये नियम बिल्कुल सही बना है। तो कुछ इसलिए जो भारत का संविधान है वो कठोर माना जाता है। और एक टॉपिक रह गया क्या, हाँ, जैसे कि एग्जांपल ये भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे PM है राष्ट्रपति, ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज। ये मैंने सिर्फ 3 शख्स इसलिए लिए हैं क्योंकि PM आपको पता है पूरे देश की जो व्यवस्था है कौन संभालते हैं, PM। राष्ट्रपति का पद भारत का प्रथम पद होता है, यानी प्रथम नागरिक होता है और सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। चीफ जज जिसके पास कानून की पूरी ताकत है, ठीक है, लेकिन क्या ये निरंकुश है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप संसद की भी बात करोगे तो संसद भी निरंकुश नहीं है, यानी संविधान से ऊपर किसी की ताकत नहीं है, सभी पे एक अंकुश लगा हुआ है, इसलिए कठोर संविधान है। यानी संविधान ने इतने कठोर नियम बनाए हुए हैं कि कोई भी अपनी तानाशाही नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने बोला है कि 5वां पॉइंट है कठोर संविधान संघात्मक गुण का। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।